तो बेटर है। This call is now being. हाँ, रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है। अखिलेश फिर से एक बार वॉइस चेक करना, तो वॉइस सही आ रही है? यस सर, सही है। ठीक, यस ओके। सर, ठीक है सर। ओके ओके। Good evening to all my dear friends. As you know that I am going to take second class on the topic of the Ramaraju versus Union of India. This is the landmark judgment which had been decided by the Honorable Andhra Pradesh High Court. And regarding the Ramaraju case, there are several cases. Some cases had been decided, some cases are pending in the Supreme Court. रामाराजू की कहानी ये है कि फैक्ट हमने डिस्कस तो कर दिया था, और आपने जो हमारे सिलेबस में केस मेंशन किया गया है, तो आप लोग देख रहे हैं कि दिस वाज डिसाइडेड बाय ऑन March 4, 2011 एंड इट वाज डिसाइडेड बाय द आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट। इस जजमेंट के खिलाफ अपील होनी ही थी, क्योंकि अगर इतने बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट के खिलाफ कन्विक्शन होता है तो ऑफकोर्स तो सुप्रीम कोर्ट में जाएगा ही जाएगा, और ये मैटर सुप्रीम कोर्ट में गया भी, और कुछ मामले में मैटर अभी पेंडिंग भी है सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन रामाराजू के मामले में एक और केस है जिसमें कि रामाराजू का कन्विक्शन 2015 में हो भी गया। तो मतलब ये कहने का मतलब है कि कुछ केसेस में फाइनल कन्विक्शन हुआ है, कुछ केसेस अभी पेंडिंग है। तो ये जो हमारा केस है जिसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं, यह अभी भी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, लेकिन इसका रेशियो बहुत ही अच्छा रेशियो है, इसलिए हमारे केसमेट में दे दिया गया, जिसको कि हमें डिस्कस करना है। अब इस केस के बेसिक बारे में तो मैं आपको बता ही चुका हूं कि इसका मेन पॉइंट क्या था। पिछले क्लास में हमने देखा भी कि इसमें मेन पॉइंट था कि अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी एंड इट्स जुडिकेशंस आर इन्वॉल्व्ड, and basically how many sections were involved in this particular case. Mainly the section 5, section 2 1, section 2 class 1 subclass u, which defines the meaning of the proceeds of crime. Section 5, section 8, section 23, section 24 were challenged on the basis of the violation of the some fundamental rights. For example, article 14, article 20, article 21, article 308 of the Constitution of India. As you know that the Article 21 talks about the right to equality and equal protection of laws within the territory of India, and Article 20 के 3 क्लास हैं। तो लेकिन हमारे यहाँ पे पहले क्लास के बेसिस पर इसको चैलेंज किया गया है। पहले क्लास में कुछ पॉइंट है, उसमें एक पॉइंट ये भी बनता है, क्रिमिनल लॉ में कोई भी लॉ अगर क्रिमिनल लॉ का है, पीनल लॉ है, तो रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट में अप्लीकेबल नहीं होगा। क्लास आर्टिकल 20 का क्लास 1 क्या कहता है कि कोई भी क्रिमिनल लॉ है, पीनल लॉ है, तो उसका रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं होगा। और यहाँ पर हम आर्टिकल 20 की बेसिस पर क्यों चैलेंज किया गया है, इसको हम आपको डिस्कस करेंगे, क्योंकि सेक्शन 5 के में अमेंडमेंट हुआ था 2009 में, और उस अमेंडमेंट को रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से लागू कर दिया गया था। इस प्रोविजन को भी चैलेंज किया गया है। आर्टिकल 20 आप सबको मालूम है कि there are two parts of Article 21. One part is the rule, other part is the exception. What is the rule? Rule is that no person shall be deprived of his life or personal liberty. What is the exception? Exception is that yes, his right to life and liberty can be deprived, but according to procedure established by law. ये वाला पार्ट एक्सेप्शन है। तो इसका यहीं पर चैलेंज कर रहा है कि जो सर हमारे राइट टू लाइफ और लिबर्टी को डिप्राइव कर रहे हैं, और जिस बेसिस पे डिप्राइव कर रहे हैं, जिस तरह से हमारी प्रॉपर्टी को, जैसे कि क्रिमिनल लॉ में एक सेटल्ड प्रिंसिपल है कि ईच पर्सन शैल बी प्रिज्यूम्ड टू बी इनोसेंट अनलेस अनटिल ही इज कन्विक्टेड। ये सेटल्ड प्रिंसिपल है कॉमन लॉ का। तो ये कहता है कि जब ये सेटल्ड प्रिंसिपल है कि जब तक कि मैं कन्विक्शन मेरा न हो जाए तब तक मैं इनोसेंट पर्सन हूं। तो जब मैं इनोसेंट पर्सन हूं तो हमारी प्रॉपर्टी को अटैच करने की क्या जरूरत है, क्योंकि जब हमारी प्रॉपर्टी को आप अटैच करेंगे तो मैं क्या करूंगा, राइट टू लाइफ का एंजॉय कर ही नहीं पाऊंगा। अब हमारी संपत्ति है, हमारा घर है, जमीन है, सब कुछ है, अगर आप उसको मुझसे डिप्राइव कर देंगे, अटैच कर देंगे, तो मैं तो अपने आर्टिकल 21 का एंजॉय ही नहीं कर पाऊंगा। तो इसका कहना है कि यही इसका वायलेशन हो रहा है। और आर्टिकल
एक रिगार्डिंग आप सबको मालूम होगा कि यह अमेंडमेंट के थ्रू अब यहाँ पर राइट टू, कई बार डिस्प्यूट होता है कि राइट टू प्रॉपर्टी का स्टेटस क्या है, क्या राइट टू प्रॉपर्टी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है या राइट टू प्रॉपर्टी स्टैट्यूटरी राइट्स है। इसके रिगार्डिंग बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन आते भी हैं, और कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देखा गया है कि कुछ कमीशन इसको मान लेता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है और कुछ कमीशन इसको मान लेता है कि स्टैट्यूटरी राइट्स है। और वही हाल आथर का भी है, कुछ आथर इसको कॉन्स्टिट्यूशनल राइट लिख देते हैं और कुछ आथर इसका स्टैट्यूटरी राइट्स लिख देते हैं। लेकिन जहां तक मेरा थोड़ा सा हो सकता है कि माइंड बहुत फ्रेश नहीं है, लेकिन जहां तक मुझे लगता है कि प्रोफेसर एमपी जैन सर जो लिखते हैं, एमपी जैन की जब आप पढ़ेंगे तो शायद वो स्टैट्यूटरी राइट्स लिखते हैं, और उसी को मैं हमेशा एक्सेप्ट करके ही चलता हूँ, क्योंकि हम राइट टू प्रॉपर्टी को स्टैट्यूटरी राइट्स ही मानकर चलते हैं। तो यहाँ पर इस कुछ पॉइंट है जिसके बेसिस पर, लेकिन एक स्टैट्यूटरी राइट्स है या कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है, ये डिबेट का इशू नहीं है, क्योंकि कमीशन से लेकर के आथर तक अभी तक इस पर कोई क्लियर नहीं है कि कौन क्या होना चाहिए। लेकिन फिर भी यहाँ पर आर्टिकल 301 के बेसिस पर भी यहाँ पे इसको चैलेंज किया गया है। जब ये चैलेंज किया गया फंडामेंटल राइट्स के बेसिस पे, तो यहाँ पे कुछ इशू फ्रेम हुए। कितने इशू फ्रेम हुए हैं? 6 इशूज फ्रेम हुए, और 6 इशू जो फ्रेम हुए हैं उसको कोर्ट ने नंबरिंग वाइज लिखा है। इशू नंबर ए, बी, सी, डी, ई, एफ, ए टू एफ कितने इश्यूज बने? 6 इश्यूज फ्रेम हुए। 6 इशू फ्रेम होने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने सारे आर्गुमेंट्स को, पिटिशनर के सारे आर्गुमेंट को रिजेक्ट कर दिया गया। हम यहाँ पे पिटिशनर क्यों कर रहे हैं? क्योंकि रामा राजू ने कल फैक्ट में बता भी दिया था कि हाई कोर्ट में पिटिशन फाइल किया था, रिट पिटिशन फाइल किया था। इस पॉइंट को लेकर के यहाँ पे पिटिशनर हम इसको बोल रहे हैं, और सुप्रीम कोर्ट ने सारे आर्गुमेंट को रिजेक्ट करते हुए यह डिसाइड किया कि जो भी डिसीजन लिया गया है, जो भी लॉ है, चाहे वो डिफिनीशन आर्टिकल सेक्शन 2U, सेक्शन 2U है, प्रोसीड्स मीनिंग ऑफ क्राइम है, वो भी वैलिड है, सेक्शन 5 वैलिड है, सेक्शन 8 वैलिड है, सेक्शन 23 वैलिड है, सेक्शन 24 वैलिड है। ये सारे प्रोविजन को यहाँ पे वैलिड कर दिया गया। तो आप देख रहे हैं कि इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को लेकर के सारे प्रोविजंस में इसको वैलिड किया गया है, और सुप्रीम कोर्ट ने सारे आर्गुमेंट्स को रिजेक्ट करते हुए हेल्ड किया कि ऑल दिस प्रोविजंस आर कॉन्स्टिट्यूशनल। इस पॉइंट को लेकर के हम डिस्कस करेंगे। सुप्रीम कोर्ट को लेकर के जब हम ओरिजिनल जजमेंट पढ़ना शुरू करते हैं तो बहुत ही डिफिकल्ट लगता है, लेकिन उसका तरीका क्या है कि हम भी बहुत ज्यादा पढ़ते नहीं है, हम भी शॉर्टकट में एक वो निकाल लेते हैं कि कैसे इसको तेजी से पढ़ा जाए, क्योंकि हमारे पास भी टाइम नहीं मिलता है। थोड़ा सा स्मार्ट रीडिंग करने का प्रयास करता हूँ, बाकी कुछ नहीं है। अब बात रही कि स्मार्ट रीडिंग करें कैसे, थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है लेकिन कर सकते हो तुम भी। करने का जब मैं कोई भी काम करता हूँ तो अब कैसे जल्दी पढ़ें, तो सबसे पहले प्रयास करता हूँ कि मैं उसको गूगल पे सर्च कर लेता हूँ। जब गूगल पर सर्च कर लेता हूँ जरूर कुछ ना कुछ छोटा मोटा वीडियो, कुछ भी ऑडियो वीडियो मिल जाता है, उससे कुछ समथिंग मिल जाता है, गलत चीजें सही से कुछ मिल जाती है, और बाकी चीजें आप गूगल से जैसे ही पढ़ते हैं तो आपको फैक्ट बाकी चीजें मिल जाती हैं। और जब हम केस स्टार्ट करते हैं तो मैं 2 ही चीज सर्च करता हूँ पूरे जजमेंट में सर्च करता हूँ। सबसे पहले इशूज, क्या इशू है। जैसे मैं इशू सर्च करने के बाद दूसरा आंसर ये आता है कि देखो 3-4 पार्ट 5 पार्ट लगभग होते हैं जजमेंट के। पहला पार्ट्स कहीं भी स्टार्ट करोगे तो पहला पार्ट्स फैक्ट्स बताएगा। अब फैक्ट्स में कई जजमेंट ऐसे होते हैं कि 1-2 पेजेस में जजमेंट फैक्ट्स आ जाते हैं, और कई पेजेस में बहुत लंबा फैक्ट्स आ जाते हैं। जैसे बी रामा राजू के केस में हमें लग रहा है कि 3 से 4 पेजेस जो है सिर्फ फैक्ट्स के बारे में बता रहा है, 3 से 4 पेज फैक्ट्स ही है। तो हम 3 से 4 पेज फैक्ट्स थोड़ी पढ़ेंगे तो पूरा कहानी पढ़ते रह जाएंगे, नहीं हम वैसे किया ही नहीं। सीधा से गूगल में डाला और तुरंत मुझे लग गया कि सत्यम कंप्यूटर स्कैम की घटना है, तुरंत मुझे मालूम चल गया और उसी को बना करके 10 मिनट में कवर कर लिया। इसके बाद में इशू सर्च किया तो इशू में पैरा नंबर 14 पर इशू लिखा गया है। इशू जब लिखा गया तो उसमें 6 इशू लिखे गए हैं। मैंने उस इशू को क्या किया कि रीड करने के बाद उसको कट पेस्ट करके इशू को साइड लाइन कर लिया। अब इशू सर्च करने के बाद पहला पार्ट तो हो गया फैक्ट्स का जाता है, दूसरा पार्ट इशू का होता है। कोई भी जजमेंट में मिलेगा ये आपको। अगर इशू क्लियर कट नहीं लिखा है तो आप सर्च करने का प्रयास करो, बिना इशू के आप लीड नहीं कर पाओगे। इशू में क्या होता है कि पता चल जाता है कि हमें पढ़ना क्या है। जैसे होता है ना कि अगर आपको मालूम चल जाए कि हमें दिल्ली जाना है तो आप दिल्ली वाले को ट्रेन पकड़ोगे 24
घंटे में आ जाओगे, 12 घंटे में आ जाओगे। लेकिन अगर मालूम ही नहीं है कि हमें दिल्ली जाना है, कोलकाता जाना है, तो पहले तो यही डिसाइड करने में लग जाएगा 10 दिन की जाए कहाँ नौकरी करने के लिए। तो इशू से यही निकलता है कि तुरंत आपकी जो कैपेसिटी होती है रीडिंग की, आप देखो ऐसा तो है, हम तो बहुत दिन नहीं पढ़ाएंगे, 2-4 दिन पढ़ाएंगे, लेकिन तुम अपने पूरे करियर में तुम्हें हजारों केस पढ़ने पड़ेंगे, हजारों केस पढ़ने पड़ेंगे, हजारों लॉ पढ़ने पड़ेंगे। यूनिवर्सिटियों में क्या होता है, 2-4 10 डायरेक्ट पढ़ाया जाता है, बाकी तो जिंदगी में खुद पढ़ना होगा। तो मेन तरीका ये आना चाहिए कि यहाँ से निकलने के बाद उसको पढ़ोगे कैसे, क्योंकि जजमेंट आता है, 1000 पेज का जजमेंट है, 2000 का जजमेंट है, और आप जजमेंट आ गया और शाम तक रिपोर्टिंग करनी है कि जजमेंट में कहा क्या गया, तो उसी का तरीका होता है। तो फैक्ट्स तुरंत उसको ब्रीफ में निकालो, इशू निकालने का प्रयास करो, इशू निकल गया तो अब 2 पार्ट हो गए। तीसरा पार्ट में आर्गुमेंट्स होता है। आर्गुमेंट्स होगा अपीलांट्स की तरफ से भी और रिस्पोंडेंट की तरफ से। पिटिशनर है तो जो आर्गुमेंट होगा, लेकिन आर्गुमेंट में मत जाओ, क्योंकि आर्गुमेंट के पार्ट को जैसे पढ़ना शुरू करोगे, क्योंकि मैक्सिमम पार्ट्स आर्गुमेंट्स के ही होते हैं जजमेंट में, उसको मत पढ़ो, पढ़ते रह जाओगे मजा नहीं आएगा। तीसरे पार्ट को छोड़ दो आर्गुमेंट को, चौथे पार्ट पे जंप करो। चौथे पार्ट पे जब जंप करोगे तो चौथे पार्ट पे क्या आता है, इश्यूज का रिप्लाई आता है। इशू के जजमेंट में 2 पार्ट में रिप्लाई होता है। कुछ जजमेंट ऐसे होते हैं कि वो करते क्या है कि बहुत क्रिस्टल क्लियर लिखते ही नहीं है कि जजमेंट में क्या कहा गया, कैसे किया गया। तो लास्ट पेज पढ़ो, पता चल जाएगा कि हमें किस सेंस में इसको पढ़ना है। इस जजमेंट को जब मैं पढ़ा तो इशू पढ़ने के बाद मैं आर्गुमेंट छोड़ करके कंक्लूड किया, मैंने इशू का रिप्लाई देखा। इशू का रिप्लाई भी यहाँ पे एक सिस्टमेटिक वे में आया हुआ था कि इशू नंबर ए का रिप्लाई क्या होगा, बी का रिप्लाई क्या होगा, सी का क्या होगा, डी का क्या होगा। तो जब मैंने इशू का रिप्लाई पढ़ लिया तो मैंने इशू के रिप्लाई को यहाँ पे एक चार्ट बना लिया। चार्ट बनाते बहुत सारी चीजें क्रिस्टल क्लियर हो जाती है। अब मैंने इसको बना लिया, जैसे बनाने के बाद फिर मैं इसके आर्गुमेंट को पढ़ना शुरू किया, क्योंकि भाई टीचर हूँ, कुछ तो पढ़ाना ही पड़ेगा। जब मैं आर्गुमेंट पढ़ रहा था तो मैं ऑलरेडी मालूम चल गया था कि इस फिल्म की एंडिंग में क्या हुआ था। जब फिल्म की एंडिंग मालूम है तो मैं बीच में कोई भी चीज पढ़ेंगे तो उसी एंडिंग के हिसाब से पढ़ेंगे, तो पढ़ने में बहुत ही आसानी हो जाती है। ये सब कुछ पढ़ने के तरीके होते हैं जजमेंट को, उसी जजमेंट को मैंने फॉलो किया है। तो यहाँ पर हमने देख लिया कि इस पॉइंट को हम डिस्कस करेंगे। अब कल हमने फैक्ट डिस्कस कर दिया था, आज सीधा हम आ जाएंगे इशू पर क्या था। यही आपको पढ़ना है, यही मेन चीज है। और इसको थोड़ा सा मैं आर्गुमेंट कर दूंगा, क्योंकि आर्गुमेंट से पता चलेगा कि ऐसा हुआ क्यों, क्या रीजन था। अब हम इशू पर आते हैं। कोर्ट ने कहा कि दोनों पार्टी के प्लीडिंग को सुनने के बाद हमने कुछ इश्यूज फ्रेम किए हैं। जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना कि एविडेंस एक्ट में कि व्हाट इज द फैक्ट इन इशू, तो पढ़ते हैं ना कि फैक्ट इन इशू मींस एंड इंक्लूड्स एनीथिंग स्टेट ऑफ थिंग्स, जो भी हो, मतलब कि नेचर स्टैंड लायबिलिटी जो भी हो, मतलब निकल करके यही आता है कि फैक्ट्स इन इशू मतलब डिस्प्यूटेड फैक्ट्स होता है बिटवीन 2 पार्टीज। डिस्प्यूटेड फैक्ट्स बिटवीन 2 पार्टीज। तो डिस्प्यूटेड फैक्ट क्या है, उसी को लेकर के हम आते हैं। पहला क्वेश्चन डिस्प्यूटेड ये है, जो अपीलांट्स की तरफ, पिटिशनर की तरफ से रेज हुआ है। वो क्वेश्चन कह रहा है कि वेदर प्रॉपर्टी ऑफ थर्ड पर्सन इज लायबल टू अटैचमेंट। ये पहला उसका क्वेश्चन है। अब ये आर्गुमेंट क्यों कह रहा है मैं बताऊंगा अभी। और पहले इशू के उसी का एक पार्ट है, इज सेक्शन 2 क्लास 1 यू इन वैलिड, इन वैलिड। एक क्वेश्चन आपको फ्रेम करना है। अब देख रहे हैं कि पहले का आंसर यस है, दूसरे का आंसर नो है। अब हम यहाँ पर बताना चाहेंगे कि इसका क्यों इशू आया, क्यों इसने क्वेश्चन रेज किया है, और इसी का डिटेल में सिस्टमेटिक है, इसमें आप देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये कहना क्या चाह रहा था इसका ये बता दो। जैसे मान लीजिए कि इसका कहना है, सॉरी, जैसे मान लीजिए कि इसमें कहना है कि ए नाम का क्रिमिनल है, ए ने ब्राइबरी किया। ए ने जब ब्राइबरी किया तो ए को सॉरी ए ने ब्राइबरी किया, ए के पास कितना पैसा आ गया, ए के पास लगभग लगभग 1 करोड़ रुपया आया, 1 करोड़ रुपीज आ गया। कितना आ गया, 1 करोड़ रुपीज आ गया। 1 करोड़ रुपीज में ए करता है कि यक्स को इसने 50 सॉरी जेड को इसने 50 लाख दिया, और ए ने खुद के पास 50 लाख रख लिया। मतलब कि ब्राइबरी के थ्रू ए के पास पैसा आता है 1 करोड़ का, 50 लाख अपने पास रख लेता है, और 50 लाख जेड नाम के व्यक्ति को दे देता है। अब जेड कौन है, अब जेड कोई भी हो सकता है। जेड उसकी माँ हो सकती है, बाप हो सकते हैं, भाई हो सकता है, अननोन हो सकती है, गर्लफ्रेंड हो सकता है, बॉयफ्रेंड हो सकता है, किसी को भी दे सकता है वो।
क्योंकि वो पैसा छुपाना ही है, छुपाने के लिए किसी को दे दिया। अब यहाँ पे ए के खिलाफ एक्शन स्टार्ट होता है। ए के खिलाफ यहाँ पे जब एक्शन स्टार्ट होता है तो ए कहता है कि ठीक है, मैंने क्राइम किया है, आप मेरे 50 लाख की प्रॉपर्टी को जब्त कर लो, यहाँ पे कोई मुझे दिक्कत नहीं है। लेकिन जेड वाली प्रॉपर्टी है, इसको तुम जब्त मत करो, इसको तुम कन्फ्यूज अटैच मत करो। अब प्रॉब्लम राइज हुआ कि क्या जेड के हाथ में जो प्रॉपर्टी है उसका अटैचमेंट हो सकता है कि नहीं हो सकता है। क्योंकि यहाँ जेड दो तरह से प्रॉपर्टी को पा सकता है। या तो जेड को मालूम है कि हाँ ए ने क्राइम किया है और उसका पैसा मुझे छुपाने के लिए दे रहा है, पहला पार्ट हो गया। या जेड को मालूम ही नहीं है, उसे लगता है कि हाँ ए बहुत अमीर आदमी है, बहुत पैसा कमाता है, बहुत मेहनती आदमी है, उसने पैसा कमाया है, चलो मैं उसका माँ हूं या बहन हूं इसलिए मुझे दे दिया है। जेड को मालूम ही नहीं है। तो मान लीजिए कि जेड को मालूम ही नहीं है, जेड इनोसेंट है। जेड क्या है? इनोसेंट। क्योंकि यही प्रॉब्लम मैं आगे भी बताऊंगा, यही प्रॉब्लम पूरा आएगा। जेड इनोसेंट है, जेड के पास मेंसरिया नहीं है। अब जेड की प्रॉपर्टी अटैच होगी कि नहीं होगी, इस जजमेंट में 2 या 3 इशू इसी पॉइंट पर हैं। ए ने क्राइम किया है, जब क्राइम किया है तो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम, प्रोसीड्स ऑफ क्राइम का मतलब ये हुआ कि व्हाट एवर मनी हैज बीन अर्न बाय कमीशन ऑफ द क्राइम दैट इज कॉल्ड प्रोसीड्स ऑफ द क्राइम। प्रोसीड्स का मतलब कह सकते हैं कि जो भी क्राइम करने से पैसा मिला है उसी को लेमैन की भाषा में हम प्रोसीड्स ऑफ क्राइम करेंगे। और टेंडेंसी पाई गई है, इस केस में कंक्लूड भी होगा, टेंडेंसी पाई गई है कि क्रिमिनल मैक्सिमम टाइम क्या करता है, मैक्सिमम टाइम्स उस पैसे को छुपाने के लिए, उस पैसे को छुपाने के लिए थर्ड व्यक्ति के नाम पे उस पैसे को जमा करता है या उसके बेनामी प्रॉपर्टी खरीदता है, बेनामी ट्रांजैक्शन करता है। ये नेचुरल चीज है। अगर यहाँ पे जेड की प्रॉपर्टी को हम अटैच नहीं करेंगे तो क्या मनी लॉन्ड्रिंग का पर्पस फुलफिल होगा या फ्रस्ट्रेट हो जाएगा। अब आपको सोचना है कि जेड के हाथ में जो 50 लाख की प्रॉपर्टी है उस प्रॉपर्टी को जब्त किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं कि शायद आप लोगों को कंफ्यूजन इसमें नहीं हो रहा होगा। किसी को हो रहा है तो बता दे भाई। क्योंकि जेड के हाथ की अगर प्रॉपर्टी नहीं हुआ अटैच होगा तो पूरा पर्पज ही फ्रस्ट्रेट हो जाएगा। जैसे क्या होगा, जैसे मान लीजिए मैं क्रिमिनल हूं, मैंने 10 करोड़ रुपए अर्निंग किया, अब मुझे मालूम है कि मैं वेल फैमिलियर आदमी हूं, मुझे पब्लिक जानती है और मेरे खिलाफ केस हो सकता है, तो मैं ऐसा भी तो कर सकता हूं कि मैं 10 करोड़ रुपया उठा करके किसी रिलेटिव के नाम पे जमा कर दिया और जब मेरे खिलाफ एक्शन लिया गया तो मैं सीधा कहता हूं कि नहीं, मेरे पास जो है उसको तो जब्त कर लो, लेकिन जो हमारे रिलेटिव के पास है उसको मत जब्त करो, उसको मत कन्फिस्केट करो। तो यहाँ तो पूरा पर्पज ही फ्रस्ट्रेट हो जाएगा ना। तो यही मेन इश्यू है। ये कहता है कि भाई जो कंपनी में हमने फ्रॉड किया है उस कंपनी की प्रॉपर्टी को अटैच कर लो या मेरी प्रॉपर्टी को तुम अटैच कर लो। जो अदर कंपनी है या जो मेरे रिलेटिव के पास प्रॉपर्टी है उसको तुम अटैच मत करो। और कह रहा है कि अगर 2y इसको अलाउ करता है, 2y जेड के प्रॉपर्टी को भी प्रोसीड्स ऑफ क्राइम मानता है, तो इसको आप इनवैलिड करिए। अब क्वेश्चन राइज हुआ, अब यहाँ पे फिर से क्वेश्चन पढ़ो, अब तुम्हें समझ में आएगा। वेदर प्रॉपर्टी ऑफ थर्ड पर्सन इज लायबल टू अटैचमेंट, तो यस it is the liable to attachment. Why? Because otherwise purpose of the act will be frustrated. अब क्वेश्चन राइज हुआ कि whether section 2 clause 1u is invalid. कोर्ट ने कहा कि no, this is the valid. Why this is valid? Because proceeds of crime is a wider definition. It includes all persons who have received proceeds of the crime either directly or indirectly. It is immaterial. So that's why object of the money laundering act to control the money laundering, to control the money laundering means to control conversion of black money into the white money. ये पर्पज है। अगर मेन पर्पज है कि कंट्रोल द ब्लैक मनी इनटू द व्हाइट मनी, अगर हम थर्ड व्यक्ति के पास से प्रॉपर्टी को अटैच नहीं करेंगे तो ये पर्पस फ्रस्ट्रेट हो जाएगा। आप लोगों को उम्मीद है कि ये आपका आंसर समझ में आ गया होगा। कोई प्रॉब्लम होगा तो पूछना,
तभी मजा आएगा, नहीं पूछते हो तो लगता ही नहीं है कुछ है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक ना। अब इस अगला क्वेश्चन इशू नंबर 2 है। इशू नंबर 2 कहता है, इज अमेंडमेंट इन सेक्शन 5 अप्लीकेबल टू रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। देखो कोर्ट ने जो इशू बनाया है, वो कोर्ट का इशू इसने फ्रेम किया है। मैंने इस इशू को बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए और ब्रीफ में डाल दिया है कि तुम्हें और कम पढ़ना पड़े, और आंसर भी और हमने यस नो में कर दिया है। अब क्वेश्चन ये है कि इज अमेंडमेंट इन सेक्शन 5 अप्लीकेबल टू रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। अब सेक्शन 5 क्या है? कल मैं डिस्कस कर रहा था कि जैसे कि मान लीजिए कि पीएमएलए एक्ट है, उसका पहला चैप्टर कहता है, सेक्शन 1 से लेकर 2 तक है पहला चैप्टर। दूसरा चैप्टर है सेक्शन 3 से लेकर के 4 तक। तीसरा चैप्टर है सेक्शन 5 से 11A तक। तो ये कहना है कि हुआ क्या 2009 के टाइम, क्योंकि देखो पीएमएलए एक्ट में कई बार अमेंडमेंट हो चुका है। 2005 में हुआ, 2009 में हुआ, 2015 में हुआ, 2018 में हुआ, 2019 में हुआ, कई बार अमेंडमेंट हो चुका है। तो जो 2009 में जो अमेंडमेंट हुआ था, उसी अमेंडमेंट को चैलेंज किया गया। अब हुआ क्या, इसमें अमेंडमेंट क्या हुआ था, सेक्शन 5 में एक प्रोवाइडेड और ऐड कर दिया गया। ऑलरेडी एक तो था ही, एक प्रोवाइडेड और ऐड कर दिया गया। और उस प्रोवाइडेड से ऐड करने का इफेक्ट ये हुआ कि रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट पर भी अप्लाई होने लगा। जैसे होता क्या है, नॉर्मल वे में पिटिशनर कहता है कि पीएमएलए एक्ट एक पीनल लॉ है। पीएमएलए एक्ट क्या है? एक पीनल लॉ है। पीनल लॉ है तो आर्टिकल 20 क्लास 1 का वायलेशन है। आर्टिकल 20 क्लास 1 कहता है कि पीनल लॉ कांट बी अप्लाइड विथ रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। अब यहाँ पर दिस प्रोवाइडेड is being applicable with the retrospective effect. So this is the just contrary to Article 20 Class 1. So this amendment is unconstitutional. अब आपको डिसाइड करना है कि सेक्शन 5 जो रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से अप्लाई होता है, वह आर्टिकल 20 क्लास 1 का वायलेशन करता है या नहीं करता है, ये बात है। अब आप कहोगे कि नहीं, वायलेशन तो करता है, क्योंकि वास्तव में पीएमएलए तो सोशियो इकोनॉमिक ऑफेंसेस के साथ साथ पीनल एक्ट तो है, ये अफेक्ट करता है पीनल लॉ को। तो अब इसको कैसे कोर्ट ने कॉन्स्टिट्यूशनल कर दिया, आर्टिकल 20 क्लास 1 का वायलेशन क्यों नहीं हुआ? तो इसमें यह माना गया कि पीनल लॉ जब कौन से प्रोविजन, पीनल लॉ में बहुत सारे प्रोविजन होते हैं, उसे कई पार्ट होते हैं। तो पीनल लॉ में जो फाइनल कन्विक्शन होता है वो रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से एप्लीकेबल नहीं हो सकता। उस मामले में रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से एप्लीकेबल नहीं हो सकता। सेक्शन 5 अटैचमेंट की बात करता है, और वो भी प्रोविजनल अटैचमेंट की बात करता है। किस लिए करता है? प्रोविजनल अटैचमेंट की बात करता है। सेक्शन 5 तो कन्विक्शन या एक्विटल की बात ही नहीं करता। Section 5 doesn't talks about conviction or acquittal. It talks only and only about the attachment of the property. और यहाँ प्रॉपर्टी के अटैचमेंट की बात है, यहाँ पे किसी पर्सन के कन्विक्शन के बात नहीं है। तो कोर्ट ने माना कि यस सेक्शन 5 दिस इज नॉट द वायलेशन ऑफ द आर्टिकल 20 क्लास 1। तो इस तरह से इसके रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट को अप्लाई हो रहा था, फिर भी इसको यहाँ पे आर्टिकल 20 क्लास 1 का वायलेशन नहीं माना गया। जैसे मान लीजिए कि हम लोग सीआरपीसी में भी पढ़ते हैं, सिविल लॉ में भी पढ़ते हैं। सिविल लॉ में क्या होता है, सीआरपीसी में क्या होता है? सीआरपीसी तो हम यही मानते हैं ना कि सीआरपीसी एक क्रिमिनल प्रोसीजर डिफाइन करता है, लेकिन सीआरपीसी के कुछ प्रोविजन को हम सिविल सब्सटैंटिव लॉ की तरफ, सीआरपीसी को हम क्या मानते हैं? लॉ दो तरह के होते हैं, सब्सटैंटिव लॉ होते हैं, प्रोसीजरल लॉ होते हैं। तो हम सीआरपीसी को किस में रखते हैं? मेनली तो हम प्रोसीजरल लॉ में रखते हैं, लेकिन कुछ प्रोविजन को हम सब्सटैंटिव लॉ में रख लेते हैं, जैसे मेंटेनेंस का हो गया। तो इसी तरह से कह रहा है कि सारे पीनल लॉ के सारे प्रोविजन को एक कैटेगरी में आप नहीं रख सकते। अगर उसका नेचर प्रोविजन का समथिंग डिफरेंट है, तो एक लॉ को आप दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। कुछ को पीनल लॉ के रूप में डिवाइड कर सकते हैं, और कुछ को पीनल लॉ के प्रोसीडिंग को एक्सेलरेट करने के लिए प्रेस्क्राइब कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पे आर्टिकल 20 क्लास 1 का वायलेशन नहीं माना गया,
क्योंकि सिर्फ ये अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी की बात कर रहा था, ये फाइनल कन्विक्शन इक्विटल की बात ही नहीं कर रहा था, क्योंकि प्रोविजनल कन्फिस्केशन था, प्रोविजनल अटैचमेंट था। ये भी आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे कोर्ट का रिप्लाई है, आप पढ़ना होगा तो पढ़ लेना यहाँ पे। हाँ, कुछ नहीं, वही बात है कि इट इज नॉट रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, ये है, यहाँ पर आंसर लिख दिया कि इज अप्लीकेबल टू रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। यस, रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से अप्लीकेबल हो सकता है। अब यहाँ पर हम आते हैं सेक्शन सी और डी। इशू दो फ्रेम होते हैं, सी और डी। सी और डी के इशू जो है कुछ सिमिलर टाइप में है, इसलिए यहाँ पर रिप्लाई सेम है। अब इशू सी में क्या है और डी में क्या है, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू है। जैसे मान लीजिए कि सेक्शन 8 को चैलेंज किया गया। क्यों चैलेंज किया गया? सेक्शन 8 कहता क्या है, कल मैंने बताया था कि सेक्शन 5 जैसे मान लीजिए कि दो तरह के हैं, इसमें दो सेट्स ऑफ प्रोसीजर फॉलो होता है। इस पूरे लॉ में क्या फॉलो होता है? टू सेट्स ऑफ प्रोसीजर फॉलो होता है। एक मिनट, बस एक मिनट जाओ, इसको इसी केस में डिस्कस किया गया। यहाँ पे दो सेट फॉलो होता है। एक तो नहीं नहीं, रुक जाओ एक मिनट, वेट पर 1 मिनट, लास्ट में यस, टू सेट्स ऑफ प्रोसीडिंग फॉलो होता है। इस जजमेंट की यही खासियत है कि इसको बहुत ही थोरोली से बताया गया। कोर्ट ने कहा कि इस लॉ में टू सेट्स ऑफ प्रोसीडिंग फॉलो होता है। पहला सेट ऑफ प्रोसीडिंग है जो पनिशमेंट की बात करता है। देखो, अगर इन दोनों में अंतर नहीं समझ पाओगे तो पीएमएलए एक्ट को नहीं समझ पाओगे, क्योंकि अभी मैं आर्गुमेंट करूंगा, जब हम 23 और 24 में डिफरेंस करेंगे तो इसका बहुत बड़ा रोल होगा। तो पहला कह रहा है कि ये पनिशमेंट की बात करता है। सेक्शन 3 में अगर आपने मनी लॉन्ड्रिंग किया है तो उसका पनिशमेंट सेक्शन 4 में होगा। यह टोटल प्योरली एक क्रिमिनल प्रोविजन है, इसमें पनिशमेंट की बात है। ये रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से अप्लाई नहीं हो सकता, क्योंकि सिंपल सी बात है कि पर्सन के कन्विक्शन की बात हो रही है और फाइनल कन्विक्शन की बात हो रही है। लेकिन दूसरा सेट्स ऑफ प्रोसीडिंग है जो कि अटैचमेंट, एडजुडिकेशन एंड कन्फिस्केशन की बात करता है। इसमें आपको फाइनल नहीं करता है, यह इसलिए करता है कि ताकि फाइनल जजमेंट आने के बाद उस रिजल्ट को अप्लाई किया जा सके। जैसे मान लीजिए हमारे ऊपर का केस लगे, जजमेंट डिसाइड होने में 4 साल लगे, और 4 साल के भीतर हम सारा प्रॉपर्टी अपना कंज्यूम कर गए या सारा सेल आउट कर दिए, सारा बेच दिए, तो 4 साल बाद अगर हमारे खिलाफ जजमेंट आ भी गया तो कहाँ पे अप्लाई होगा? तो इसमें कोर्ट ने कहा कि टू सेट्स ऑफ प्रोसीडिंग को समझना पड़ेगा। एक तो पनिशमेंट है, दूसरा अटैचमेंट की बात आती है। तो सेक्शन 5 से लेकर के 11A तक अटैचमेंट की बात हो रही थी। तो कल हम बता रहे थे कि सेक्शन 5 क्या कहता है कि डायरेक्टर या डिप्टी डायरेक्टर या किसी और व्यक्ति को जो डायरेक्टर ऑथराइज करे, प्रॉपर्टी को अटैच कर सकता है। अटैच करने के बाद मैक्सिमम आप 180 दिन तक अपने पास रख सकते हैं। लेकिन 180 दिन रखना है, जैसे ही आप अटैच करेंगे तो टाइम है। अटैचमेंट करने के बाद दूसरा प्रोसीजर ये आता है, उसका पूरा आप फॉर्मेट बनाएंगे कि कौन सी प्रॉपर्टी अटैच किए, क्या किए, कैसे किए। अब उसको बना करके आप एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को सेंड कर देंगे। आप एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को सेंड कर देंगे, और कितने दिन के भीतर एक काम होना चाहिए? 30 दिन के भीतर काम हो जाना चाहिए। जब एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को जब आप भेज देंगे तो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी क्या है? वही है जो कि सेक्शन 6 में कॉन्स्टिट्यूट होता है और 7 में स्टाफ प्रोवाइड किया जाता है। तो सारा काम एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी का फंक्शन क्या है वो सेक्शन 8 में डिसाइड होता है। अब इसने क्या किया है कि सेक्शन 8 को ही चैलेंज किया है। तो सेक्शन 8 होता क्या है? सेक्शन 8 कहता है कि जब एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास डायरेक्टर सारा डॉक्यूमेंट भेज देगा कि हमने ये प्रॉपर्टी अटैच की है, तो प्रोविजनल अटैचमेंट को कंफर्म किया जाए या रिजेक्ट किया जाए, इस बात का डिस्कशन किसमें होगा? सेक्शन 8 में होगा। तो सेक्शन 8 कहता है कि जब प्रोविजनल अटैचमेंट होने के बाद डॉक्यूमेंट आएंगे तो उसमें हियरिंग होगी। जब हियरिंग होगी तो उसमें दोनों पार्टी की हियरिंग होगी, दोनों पार्टी को सुना जाएगा। दोनों पार्टियों को सुनने के बाद ही जजमेंट डिसाइड होगा या डिस्कस होगा। लेकिन ये कहता है
इसका कहना है कि नहीं सर सेक्शन 8 इनवैलिड है, जबकि कोर्ट कहता है कि वैलिड है। अब ये किस ग्राउंड पर कहता है कि इनवैलिड है? सबसे पहली बात ये कहता है कि सेक्शन 8 में जो कन्फर्मेशन की बात है, उस व्यक्ति के प्रॉपर्टी को भी अटैच करके कंफर्म कर रहा है जिसके पास मेंसरियात थी ही नहीं। जैसे मान लीजिए कि वही मैं कह रहा हूं कि मैं तो क्रिमिनल था, चलो ठीक है, लेकिन शहबाज को नहीं मालूम था कि मुरारी सर ने पैसा कहाँ से मुझे दिया है। मैंने शहबाज को दे दिया कि ठीक है यार 1 लाख रुपया लेकर के जाओ, ठीक है अपना एंजॉय करो, जो भी हो। तो शहबाज के पास मेंसरियत था ही नहीं, गिल्टी था ही नहीं, और गुड फेथ में लेकर के चला गया। लेकिन जब हमारे खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है तो साथ साथ में जो शहबाज जो मतलब पैसा लेकर के जो प्रॉपर्टी परचेज किया था उसकी प्रॉपर्टी को भी अटैच कर रहा है। तो ये कह रहा है कि जो शहबाज है उसके पास तो मेंसरिया था ही नहीं, उसका तो नॉलेज था ही नहीं, फिर भी आप उसकी प्रॉपर्टी को भी आप अटैच कर रहे हैं, एक गलत बात है, ठीक ना। तो कई बार ऐसा भी होता है कि जैसे हमें मालूम ही नहीं चलता है कि जैसे कि मैं जो कई बार होता है ना, टैक्स इवेजन में भी इस तरह का कंफ्यूजन आ जाता है। तो कह रहा है कि कई बार मेंस रिया न होने के बावजूद भी आप वहां पे कंफर्म कर देते हो, इसलिए सेक्शन 8 जो है इनवैलिड है। क्यों? क्योंकि वेग है, इनकोहेरेंस है, ओनस स्टैंडर्ड लाइक दिस इट टॉक्स अबाउट एक्सक्लूजन ऑफ मेंस रिया। जैसे मान लीजिए कि हम लोग क्रिमिनल लॉ में क्या कहते हैं, क्रिमिनल लॉ तो यही कहते हैं, मैक्सिमम मैं भूल रहा हूँ यार, दिमाग से उतर गया मेरे अचानक, है ना कि एक्टस नॉन फेसिड रियम निसी मेंसिट रिया। एक है ना कि उसमें कि एक्टस नॉन फेसिड आता है ना कि act itself is not sufficient unless act has been done with the criminal mind, with the guilty mind। तो ये कहता है कि क्रिमिनल लॉ का सेटल्ड प्रिंसिपल ये है कि एक्टस रियस के साथ साथ मेंसरिया भी होनी चाहिए। अगर मेंसरिया नहीं है तो वहां पे क्राइम कॉन्स्टिट्यूट हो ही नहीं सकता। तो जो व्यक्ति इनोसेंट है, जिसके पास मेंसरिया है ही नहीं, उसकी प्रॉपर्टी को आप क्यों अटैच कर रहे हो, उसकी प्रॉपर्टी को आप क्यों कंफर्म कर रहे हो? तो कोर्ट ने कहा कि जब हम प्रॉपर्टी को कंफर्म करते हैं, जब हमारे पास आता है कि नहीं आप इसको कंफर्म करिए, तो हम तो प्रॉपर वे में उसको हियरिंग प्रोवाइड कराते हैं, अपॉर्चुनिटी देते हैं कि हाँ भाई तुम प्रूफ करो कि नहीं, हाँ तुम मतलब तुम्हारे पास ये पैसा कहाँ से आया है। अगर वो प्रूफ कर देता है तो हम उसको रिजेक्ट कर देंगे, हम हियरिंग को कंफर्म जो प्रोविजनल अटैचमेंट है कंफर्म नहीं करेंगे। तो कह रहा है कि जब वी आर ऑलरेडी प्रोवाइडिंग एन अपॉर्चुनिटी टू प्रूव whether you have earned with the legal money or with the illegal money, and once opportunity had been given at that is the sufficient, that's why it is not the way like this। तो इस आर्गुमेंट को भी रिजेक्ट कर दिया गया। यहाँ पे मेन बात यह है कि जैसे मान लीजिए ठीक है कि आपकी प्रॉपर्टी को अटैच किया गया, जब हमारे पास आ रहे हो, मैं मान लीजिए एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी है, मान लीजिए शहबाज ने आपकी प्रॉपर्टी को अटैच कर लिया, प्रॉपर्टी किसकी? कपिल की प्रॉपर्टी है। अब कपिल कह रहा है कि ये तो पूरी तरह से हमारे साथ गलत हो रहा है, हमारे पास तो गिल्टी माइंड था ही नहीं, तो फिर अटैच क्यों कर लिए? तो मैं तो कह ही रहा हूं ना कि हाँ भाई कपिल तुम मेरे पास आओ, तुम हमारे सामने कहो कि ये तुम मतलब कि तुम्हारी लीगल प्रॉपर्टी है। अगर मैं तुम्हें अपॉर्चुनिटी नहीं देता तब तुम्हें समझ में आता, जब प्रॉपर वे में अपॉर्चुनिटी मिल ही रही है अपने आप को प्रूव करने के लिए, तब इस बेसिस पर इसको एक्सक्लूड नहीं कर सकते। यहाँ पे हम पढ़ते हैं, कह रहा है कि द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 8 आर नॉट इनवैलिड फॉर वेगनेस, इनकोहेरेंस, ओनर्स ऑफ प्रूफ लाइक दिस। कह रहा है मेन पॉइंट है कि सेक्शन 8 क्लास 4 enjoins deprivation of possession of immoral property pursuant to the order confirming the provisional attachment and before conviction of the accused for an offense of money laundering is valid। तो वही मेन बात है कि अपॉर्चुनिटी आपको दी थी। मेन बात यहाँ पे तो सिर्फ यस नो का इसने कोर्ट ने आंसर दिया है, जब मेन बॉडी पढ़ोगे तो ये तुम्हें आंसर इसका मिल जाएगा। तो आगे हम पढ़ते हैं, अब इसमें सेक्शन 8 के रिगार्डिंग है, सेक्शन 23 को चैलेंज किया गया था। सेक्शन 23 को चैलेंज किया गया प्रिजम्पशन के रिगार्डिंग। जब हम लोग सेक्शन 23 पढ़ते हैं, सेक्शन 23 और 23 कहता है कि प्रिजम्पशन के रिगार्डिंग, जहां पे प्रॉपर्टी इंटरलिंक है, यह प्रिज्यूम कर लिया जाएगा कि यह प्रॉपर्टी मनी लॉन्ड्रिंग के थ्रू परचेज की गई है। मतलब इसका कहने का मतलब है कि अगर ये थोड़ा सा भी अगर
जैसे मनी लॉन्ड्रिंग की प्रॉपर्टी है, थोड़ा सा भी इंटरलिंक मिलता है या दिखाया जाता है कि हाँ ये प्रॉपर्टी उस प्रॉपर्टी से परचेज की गई है जो कि क्राइम से डिराइव हुई थी, प्रोसीड्स ऑफ क्राइम से डिराइव हुई थी, तो प्रिज्यूम कर लिया जाएगा कि हाँ ऐसा है। मतलब ये कहने का मतलब है कि प्रिजम्पशन होते ही तुरंत बर्डन ऑफ प्रूफ किस पर शिफ्ट कर जाएगा, सस्पेक्टेड एक्यूज पर शिफ्ट कर जाएगा। जैसे मान लीजिए कि हम 4 भाई हैं, चारों भाइयों में हम लोग का बनता नहीं है, चारों भाइयों में एक दूसरे से किसी का बनता उनता नहीं है, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा नहीं है क्योंकि भैया ये हमारे पढ़ाते लिखाए सब कुछ किए हैं। लेकिन मान लीजिए कि ऐसा होता है, तो अब हुआ क्या कि अब हमारे ऊपर केस चल गया कि आपने क्राइम किया है, प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है, और साथ साथ में छोटे भाई जैसे मान लीजिए होटल चला रहा है, छोटे भाई पर भी हो गया कि जो होटल जो फंडिंग हो रही है या होटल में जो जो होटल में कंस्ट्रक्शन हुआ है 50 लाख 60 लाख रुपया जो लगा हुआ है, वो पैसा उस वहां से आया हुआ है 50 लाख रुपया जो मुरारी ने क्राइम किया था। तो अब हमारे भाई के रिगार्डिंग प्रिज्यूम कर लिया जाएगा, अगर ये ऐसा कनेक्शन दिखाया जाता है तो, कि हाँ होटल जो बना है उस जो मुरारी ने क्राइम किया है उसी पैसे से बना है, ये प्रिजम्पशन हो जाएगा। तो कोर्ट यहाँ पे कहता है कि प्रिजम्पशन का मतलब तो ये नहीं हो गया कि नहीं प्रूफ हो गया, प्रिजम्पशन का मतलब ये है कि आपके ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ है कि आप इसको डिस्प्रूव कर सकते हो कि नहीं नहीं ये हमने प्रॉपर्टी जो परचेज किया है वो लीगल मेथड से परचेज किया है। तो इसका ये कहना था कि किसी भी व्यक्ति पर के खिलाफ इस तरह का प्रिजम्पशन करना ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इस तरह का प्रिजम्पशन नहीं करना चाहिए। इसी को चैलेंज करता है, बहुत ही सस्टेनेबल नहीं है। 1 मिनट मैं लूंगा, 23 को थोड़ा सा वो कर देता हूँ, थोड़ा सा 2 मिनट टाइम दो। हाँ अब देख लो, इसको मैं पढ़ देता हूँ। प्रिजम्पशन इन इंटरकनेक्टेड ट्रांजेक्शन, इंटरकनेक्टेड ट्रांजेक्शन अगर है तो प्रिजम्पशन कर लिया जाएगा। एक्चुअली होता क्या है एक्यूज के साथ कि प्रिजम्पशन जहां बन जाएगा, प्रिजम्पशन होते ही जिसके ऊपर जिसके खिलाफ प्रिजम्पशन होता है उसके केस हारने के चांस ज्यादा हो जाते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि जब मथुरा रेप केस हुआ था, तो मथुरा रेप केस के बाद जो जो सबसे मेजर चेंज क्या हुआ था, सब लोग कहता है कि मेजर चेंज आईपीसी के डिफिनीशन में हुआ, ये हुआ, वो सब मैं नहीं मानता हूँ। मेजर जो चेंज हुआ था जहां तक मेरा मानना है, मेजर चेंज सेक्शन 114 के क्लास मतलब ये जो ऐड किया गया था प्रिजम्पशन, जो ऐड किया गया था कि इट शैल बी प्रिज्यूम दैट दैट वुमन हैड नॉट गिवन द कंसेंट, ये सबसे मेजर चेंज था। चेंज बहुत हुए थे, आईपीसी में हुए, सीआरपीसी में हुए, एविडेंस में हुए, कई जगह चेंज हुए, लेकिन सबसे मेजर अगर ड्रास्टिक चेंज है जो बहुत ज्यादा इफेक्ट रखता है वो एविडेंस में हुआ। क्योंकि प्रिजम्पशन के मामले में जिसके ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ पड़ेगा और 90% चांस में वो केस हार जाएगा। जैसे मान लीजिए हमें कह दिया जाए कि नहीं आप प्रूफ करो कि आप क्रिमिनल नहीं है, अब हमें बहुत सारे एविडेंस कलेक्ट करने पड़े, बाय चांस एविडेंस न कलेक्ट कर पाए तो तब तो कन्विक्शन हो जाएगा। तो ये बहुत बड़ा समस्या होती है, तो इसीलिए हर एक्यूज चाहता है कि हमारे खिलाफ प्रिजम्पशन न बने। तो इसीलिए आप देखते होंगे कि क्रिमिनल लॉ का क्या रूल है, क्रिमिनल लॉ का रूल ये होता है कि बर्डन ऑफ प्रूफ हमेशा प्रोसिक्यूशन पर ही रहता है जब तक स्पेशल सर्कमस्टांसेस न हो। जैसे मान लीजिए रेप में स्पेशल लॉ बना दिया गया, डॉरी के मामले में स्पेशल लॉ बना दिया गया, सुसाइड के मामले में स्पेशल लॉ बना दिया गया, एनडीपीएस में स्पेशल लॉ बना दिया गया, मनी लॉन्ड्रिंग में स्पेशल लॉ बना दिया गया। अगर स्पेशल लॉ नहीं है तो नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में क्या होता है कि बर्डन ऑफ प्रूफ हमेशा एक्यूज पे जाता है। और प्रिजम्पशन का रोल क्या होता है, प्रिजम्पशन बर्डन ऑफ प्रूफ को शिफ्ट कर देता है, यही बहुत बड़ा मेजर रोल होता है। जैसे मान लीजिए कि प्रिजम्पशन रूल क्या है कि बर्डन विल बी ओवर द प्रोसिक्यूशन, लेकिन जैसे प्रिजम्पशन होता है कि प्रिजम्पशन इन इंटरकनेक्टेड ट्रांजेक्शन, तो वो बर्डन ऑफ प्रूफ प्रोसिक्यूशन से कहां शिफ्ट कर गया, एक्यूज पर शिफ्ट कर गया। तो प्रिजम्पशन और प्रूफ में मतलब बर्डन ऑफ प्रूफ के मामले में बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे हम बढ़ते हैं, कहता है कि वेयर मनी लॉन्ड्रिंग इन्वॉल्व्स 2 or more इंटरकनेक्टेड ट्रांजेक्शंस, जब मनी लॉन्ड्रिंग है और वो इंटरकनेक्टेड ट्रांजेक्शंस हैं और ये पता करना मुश्किल हो पा रहा है कि उसी होटल से उस पैसे से होटल खरीदा गया या उस पैसे से बस खरीद करके रोड पे चलाई जा रही है, ये बहुत ही कंफ्यूजन है।
जब कंफ्यूजन होगा तब क्या होगा, एंड वन आर मोर सच ट्रांजेक्शन इज आर प्रूव्ड टू बी इन्वॉल्व, उसमें से कुछ ट्रांजेक्शन प्रूफ कर दिए जाते हैं मनी लॉन्ड्रिंग, और कुछ बचते हैं। जब कुछ बचते हैं तो उनके मामले में क्या होगा, देन फॉर द पर्पज ऑफ एडजुडिकेशन और कन्फिस्केशन अंडर सेक्शन 8 आर फाइनल ट्रायल व्हाट एवर माइट बी दैट, इट शैल इट शैल it shall wait it shall be presumed that remaining transaction form from part of such inter transactions shall be presumed। अब यहां पर निकल कर क्या आता है, जब हम प्रिजम्पशन पढ़ाते हैं तीन तरह का प्रिजम्पशन पढ़ाते हैं। तीन तरह के प्रिजम्पशन को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट और प्रिजम्पशन ऑफ लॉ। प्रिजम्पशन ऑफ लॉ को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, रिबटेबल प्रिजम्पशन ऑफ लॉ, इररिबटेबल प्रिजम्पशन ऑफ लॉ। रिबटेबल प्रिजम्पशन ऑफ लॉ को हम शैल से डिनोट करते हैं, लेकिन उसमें हमेशा चांस रहता है कि इस प्रिजम्पशन को आप रिवर्ट कर सकते हो। इसी में लिख रहा है, इसका सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड देखो, कहता है अनलेस अदरवाइज प्रूव्ड टू द सेटिस्फेक्शन ऑफ द एडजुडिकेशन स्पेशल अथॉरिटी। यहाँ पे कह सकते हैं कि सेक्शन 23 रिबटेबल प्रिजम्पशन ऑफ लॉ की बात करता है, और ये कहता है कि जहां एक फैक्ट प्रूव हो जाए, दोनों फैक्ट इंटरकनेक्टेड हों, और एक फैक्ट प्रूव हो जाए तो दूसरे को हम प्रिज्यूम कर लेंगे कि हाँ वो भी फैक्ट इस मतलब उस फैक्ट में कनेक्शन है। जैसे हम क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए कि दो लड़कियां हैं, तो दो लड़कियों में से एक का कैरेक्टर मान लीजिए खराब है और दोनों में बहुत ही अच्छी दोस्ती है, तो ऑटोमेटिक प्रिजम्पशन जाता है कि जो साथ में रह रही है उसका भी कैरेक्टर ठीक होगा, ऐसा हम तुरंत प्रिज्यूम कर लेते हैं। क्योंकि किसी व्यक्ति को जब पहचान करनी हो कि उसका कैरेक्टर क्या है, तो उसको पहचानने से बेटर है कि उसके फ्रेंड को पहचान कर लीजिए, आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा कि उसका कैरेक्टर क्या है। तो यही कह रहा है कि अब मान लीजिए कि दूसरे के पास चांस है, नहीं ठीक है मैं रहती हूँ इसके साथ भले ही, लेकिन मेरा कैरेक्टर समथिंग डिफरेंट है, लेकिन प्रिजम्पशंस दिस इज द पॉइंट। तो यहाँ पर ठीक है, महिला लोग विरोध न करें, लेकिन नॉर्मल चीज है, मजाक करते रहता हूँ। ये चीज निकल करके आती है इंटरकनेक्टेड का, यही प्रिजम्पशन का विरोध करता है कि ये जो प्रिजम्पशन है एक्यूड के ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन डाल रहा है, और ये प्रिजम्पशन ठीक नहीं है। ये आर्टिकल 21 का बाकी आर्टिकल का वायलेशन करता है, इस तरह का मतलब आर्टिकल 14 का वायलेशन करता है। ये इक्वलिटी के साथ इक्वल स्टेटस मतलब इक्वलिटी की बात नहीं करता है, प्रॉपर क्लासिफिकेशन नहीं है। तो इसको कोर्ट ने कहा कि नहीं ये भी वैलिड है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इस तरह का प्रिजम्पशन किया जा सकता है। लेकिन अगर आप 23 और 24 में अंतर जानते हैं क्या है, अभी मैं अंतर बताऊंगा। इस केस में बताया गया कि 23 जो है वो दोनों व्यक्तियों पर अप्लाई होगा, या तो जिसने क्राइम किया है या जो व्यक्ति ने प्रोसीड्स ऑफ क्राइम का एंजॉय किया है, इसमें सारे व्यक्ति कवर हो जाएंगे। इसमें सिर्फ एक्यूज्ड कवर नहीं होगा इस प्रिजम्पशन के मामले में। लेकिन 24 में जब हम आएंगे, बर्डन ऑफ प्रूफ में आएंगे, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक्यूज्ड कवर होगा, यहाँ पर हम थर्ड व्यक्ति को कवर नहीं करेंगे। इस अंतर को इस केस में अच्छी तरह से बताया गया है। अगर कोई आपसे पूछ दे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेक्शन 23 एंड 24, यू कैन से दैट विद द हेल्प ऑफ द बी रामाराजू वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया we can make the difference, and difference is that section 23 talks about the presumptions, section 24 talks about the burden of proof. But most important difference is that in the case of section 23, presumptions of interconnected may be arise either in the case of the accused who had committed the crime scheduled crime mentioned in the schedules, or who had enjoyed द प्रोसीड्स ऑफ द क्राइम, और दोनों कवर कर लेगा। लेकिन 24 में जब हम आएंगे तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक्यूज्ड को ही कवर करेगा। ये तो आपको अंतर समझना होगा, ठीक ना। जैसे मान लीजिए यहाँ पे कैसे हम कह सकते हैं कि इन दोनों में अंतर है, क्योंकि 23 में जब हम आते हैं, ये एक्यूज्ड किस में कवर होता है, एक्यूज्ड मेनली जो कवर होता है सेक्शन 3 में ही कवर होता है। जो व्यक्ति इसका सेक्शन 3 में कवर होगा, देखो ये कह रहा है the proceeding related to proceeds of crime under this act in case of a person charged with offense, सीधा सीधा कहता है कि हम उस व्यक्ति को बात करते हैं जो चार्ज विद ऑफेंस है अंडर द मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट।
अब उस मामले में यहाँ पर हम बर्डन ऑफ प्रूफ क्या होगा, unless the contrary presume that such proceeds of crime are involved in money laundering। देखो जब हम अभी अगला टॉपिक जब पढ़ाएंगे उसमें है सोशियो इकोनॉमिक ऑफेंसेस का इंट्रोडक्शन देना है, तो उसमें मुझे डिफरेंस देने को आएगा। उसमें मुझे एक डिफरेंस आ रहा है, क्वेश्चन कंटिन्यू आ रहा है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन व्हाइट कलर क्राइम एंड ट्रेडिशनल क्राइम। तो व्हाइट कलर क्राइम जितने होते हैं वो बर्डन ऑफ प्रूफ हमेशा एक्यूज पर आ जाता है, लेकिन ट्रेडिशनल क्राइम में हमेशा क्या होता है, बर्डन ऑफ प्रूफ हमेशा ही प्रोसिक्यूटर पर होता है। ये बेसिक डिफरेंस निकल करके आएगा। इसमें भी देखो बर्डन ऑफ प्रूफ कहाँ जा रहा है, एक्यूट के ऊपर ही जा रहा है। इन दोनों को डिफरेंस करते हुए कोर्ट ने इसको वो कर दिया, आंसर रिप्लाई किया। अब यहाँ पर हम आते हैं, कोर्ट ने कहा, इसमें क्वेश्चन था कि वेदर द प्रिजम्पशन एंजॉयड बाय सेक्शन 23 इज अनरीजनेबल, रेस्ट्रिक्टिव, excessive, excessively disproportionate and thus invalid। कोर्ट ने कहा कि द प्रिजम्पशंस enjoyed, दिस इज नॉट द इनवैलिड, दिस इज द वैलिड। क्योंकि यहाँ पे जो प्रिजम्पशन है, यह प्रिजम्पशन सिर्फ और मतलब ये दोनों पर अप्लीकेबल होता है, यहाँ पे एक्विटल कन्विक्शन की बात ही नहीं हो रही है। सेक्शन लास्ट है, इसको भी चैलेंज किया गया था कि सेक्शन 23 आर्बिट्रेरी है, क्योंकि सेक्शन 3 को ही कवर कर रहा है, बर्डन ऑफ प्रूफ डाल रहा है। बाकी चीजें पढ़ लेना, इसमें कुछ है नहीं। थोड़ा सा बाकी चीजें डिस्कस कर देता हूँ। जो इशू नंबर ए था उसका यहाँ पे आर्गुमेंट दिया गया था। उसने आर्गुमेंट क्या था, उसका यही कह रहा था ना, पहला इशू यही तो था कि क्या ये थर्ड व्यक्ति की प्रॉपर्टी अटैच हो सकती है। अगर अगर टू यू जो है इतना वाइडर डेफिनेशन है तो आप इसको इनवैलिड कर दीजिए। कोर्ट ने कहा कि टू यू का वाइडर डेफिनेशन रखना जरूरी है। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम क्राइम करने के बाद लोग अपने पैसे को छिपाने के लिए रिलेटिव के पास ही जमा करते हैं, और कई बार इनोसेंट रिलेटिव होते हैं, उसको कवर करने के लिए जरूरी है। कोर्ट ने इशू का रिप्लाई किया है, और कोर्ट ने कहा कि टू सेट्स ऑफ प्रोसीडिंग है इस एक्ट के अंतर्गत। एक जो है प्योरली क्रिमिनल है, प्योरली क्रिमिनल है, जो कि पनिशमेंट की बात करता है। दूसरा प्रोसीडिंग है आपका अटैचमेंट की बात करता है, और यहाँ पे मैंने इसको लिख दिया है, टाइम भी कम है, डिस्कस करना पॉसिबल नहीं है। सेकेंड सेट सब प्रोसीडिंग सब कुछ यहाँ पर है, आपको मिलेगा। इसके बाद कहा कि बोथ प्रोसीडिंग सर ये है, मेंस रिया की बात आती है कि मेंस रिया और मनी लॉन्ड्रिंग में क्या रोल है। तो कोर्ट ने कहा कि यहाँ पे मेंस रिया के रिगार्डिंग अरे मेंस रिया को हम इंक्लूड नहीं कर सकते, क्योंकि हर क्राइम में अगर इंक्लूड करेंगे तो वो एक्ट का ऑब्जेक्टिव फ्रस्ट्रेट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कई बार क्या होता है कि बेनामी ट्रांजैक्शन के मामले में व्यक्ति को पता भी नहीं रहता है कि उसके खाते में मतलब करोड़ों की संपत्ति है, कई बार पता ही नहीं चलता है, और ट्रांजैक्शन उसके नाम से ही होते रहता है। जैसे कल कुछ बच्चे में बता रहे थे कि मधुकोड़ा के खिलाफ जब मनी लॉन्ड्रिंग का केस स्टार्ट हुआ था, तो मधुकोड़ा को करप्शन तो किया था, अरबों का उसने किया भी था, लेकिन उसको बाद में पता चला कि उसके नाम से विदेशों में सोने की खान तक लोग खरीद लिए हैं। इतना मतलब करप्शन का मैटर चल रहा था। तो कई बार इस तरह का होता है। तो कोर्ट ने कहा कि अगर हम मेंसरिया को यहाँ पे इंक्लूड कर देंगे तो थर्ड व्यक्ति के मामले में तो क्या होगा कि हर एक क्रिमिनल यहाँ से बच निकलेगा और मेन ऑब्जेक्ट फ्रस्ट्रेट हो जाएगा। तो यहाँ पे मेंसरिया के पॉइंट पे कोर्ट का स्टैंड बहुत ही क्लियर था, और कोर्ट ने कहा कि न ही कोई कॉन्स्टिट्यूशन इस तरह का डिमांड करता है, और न ही इस तरह का कोई स्टैट्यूटरी प्रोविजन है जो इस तरह का मैंडेट करता है कि नहीं मेंसरिया होना ही चाहिए। तो ये आप इसको देख लेना। एक आपके एग्जाम में हमेशा केसेस आता है कि प्रोसेस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग क्या है। हमने पहले भी इसको डिस्कस कर चुका है। एक आपने देखा होगा कि हमने दैनिक जागरण का पेपर कटिंग शेयर किया था। सॉरी, वेट कर लो एक मिनट वेट करो, अभी मैं थोड़ा सा ओहो यस एक मिनट रुक जाओ, क्योंकि वो क्वेश्चन हमेशा आता है। तुम लोग कहोगे सर आपने प्रोसेस ऑफ क्राइम प्रोसेस आपने बताया ही नहीं। रुक जाओ। पेज पेज देखना तो कहाँ पे है।
मनी लॉन्ड्रिंग का चैप्टर कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? मिल ही नहीं रहा है रामकृष्ण मिलाने का मनी लॉन्ड्रिंग में। थोड़ा 2 मिनट। पेज नंबर 141 पे सर। 141। एक रुक जाओ। हाँ नहीं, इसमें प्रोसेस, हाँ यही है, सही प्रोपेगर गुरु, थैंक्स। देखो ये क्वेश्चन हमेशा आता है, ठीक ना? क्वेश्चन में ऊपर लिखा हूँ प्रोसेस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग क्या है, ये क्वेश्चन हमेशा आएगा। तो जब प्रोसेस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग के 3 पार्ट मैंने बता भी चुका हूँ, पहले क्लास में बताया था कि प्लेसमेंट है, लेयरिंग है, लॉन्ड्रिंग है। और आप इसको केस का नाम भी है मोहम्मद आरिफ वर्सेस डायरेक्टरेट का है। लेकिन तुम क्या करोगे कि अगर इसको एग्जाम में लिख दोगे और इसको भी लिख दोगे, रिपोर्ट को भी लिख दोगे, तो भी तुम्हें मार्क्स कम ही मिलेंगे। क्यों? क्योंकि टीचर को जो कॉपी चेक करेगा उसको दोनों को मालूम ही नहीं होगा कि ये वास्तव में रिपोर्ट ही बात करती है या मोहम्मद आरिफ का एक केस कहता है, उसको मालूम ही नहीं होगा। उसको क्या मालूम है? उसको ये मालूम है कि बी रामाराजू के केस में ये बात कही गई थी, उसको बस इतना मालूम है। अगर तुम सब कुछ लिखने के बावजूद भी अगर बी रामाराजू का केस नहीं लिखोगे तो तुम्हें मार्क्स नहीं देगा। तो मैं इसको अपडेट कर दूंगा थोड़ा सा। अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा कि यहाँ पे पार्थ इसको नोट कर लेना, मैं अपडेट करूंगा इसको। 18वीं रिपोर्ट लिखना, फिर यहाँ पे बी रामाराजू का भी केस लिख देना कि हाँ बी रामाराजू के केस में भी ये तीनों बात कही गई थी। और मोहम्मद आरिफ का भी केस लिख देना कि ये मोहम्मद आरिफ में भी कही गई थी। तो बी रामाराजू केस लिखते हुए समझ जाएगा कि हाँ नहीं लड़का पढ़ा है, सही है, इन दोनों को भी सही मान लेगा। तो बी रामाराजू को नहीं लिखोगे तो दोनों को गलत मान लेगा। अब इसमें देखो, इसमें भी 3 स्टेज है, प्लेसमेंट है, लेयरिंग है, और यहाँ पर एक है आपका इंटीग्रेशन है। यही बात बी रामाराजू भी कही गई थी, बी रामाराजू के केस में भी कही गई थी। एक प्लेसमेंट स्टेज है, एक लेयरिंग स्टेज है, और एक इंटीग्रेशन स्टेज है। तो चलो 2 मिनट लगेगा, इसको बता देता हूँ, और क्योंकि एग्जाम में हमेशा आता भी है। तो ये क्या होता है कि प्लेसमेंट क्या होता है, लेयरिंग क्या होता है, और इंटीग्रेशन क्या होता है। प्लेसमेंट क्या होता है? जैसे मान लीजिए कि मैंने करप्शन किया, और करप्शन करने के बाद हमारे खाते में कितना आ गया, एग्जाम्पल तो दिया था कि 1 करोड़ हमारे खाते में आ गया। अब 1 करोड़ को मैं कैसे बैंक में जमा करूं, क्योंकि 1 करोड़ तो ब्लैक मनी है। तो ब्लैक मनी को व्हाइट व्हाइट में कैसे कन्वर्ट करूं? तो पहला स्टेज है कि प्लेसमेंट हम करेंगे उसको। प्लेसमेंट क्या होता है कि उस ब्लैक मनी को फाइनेंशियल सिस्टम में हम लाते हैं। पहला स्टेज क्या होता है? फाइनेंशियल सिस्टम में लाते हैं। लाते कैसे हैं? उसमें हम क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए कि यहाँ मैं हूँ, देखो मोबाइल पर डीलिंग दे रहा हूँ, और मैं क्या किया कि यहाँ पे 4 लोगों को मैंने बुला दिया, और हमने कहा कि ऐसा करो कि तुम इस पैसा को ले जाओ और चारों अपने अपने अकाउंट में इस बैंक में डाल दो। तो अब मेरा 1 करोड़ रुपया जो होता है इन 4 व्यक्तियों की मदद से बैंक में पहुंच गया। अब 20-20 लाख रुपए के हिसाब से बैंक में पहुंच गया। तो अब पहला स्टेज एक कंप्लीट हो गया। हमने क्या किया कि ब्लैक मनी को अब वहां पे डाल दिया। अब इन लोगों से पूछा जाएगा कि हाँ भाई 20 लाख कहाँ से आया। ये 20 लाख का हिसाब दे सकते हैं, अगर 10 लाख कमाते हैं तो 20 लाख का हिसाब दे देंगे। लेकिन अगर मैं जाता और 1 करोड़ जमा करता तो मैं पकड़ा जाता। तो इस तरह का ये पहला स्टेज प्लेसमेंट हो गया। तो यही कहता है, यहाँ पर भी प्लेसमेंट यही कहता है, सॉरी, ये पहला स्टेज वही है कि द मालफिजेंट प्लेसेस द क्राइम मनी इनटू नॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम। तो पहला स्टेज पूरा हो गया। अब दूसरा स्टेज हम क्या करेंगे, लेयरिंग स्टेज। दूसरे स्टेज में जब हम लेयरिंग स्टेज में जाएंगे, तो लेयरिंग स्टेज में क्या होता है कि उस प्रॉपर्टी को हम अलग अलग सिस्टम में इतने जगह फैला देंगे, उसका सोर्स का पता ही नहीं चलेगा। मतलब इतना हम घुमाएंगे उसको, इतने इस पैसे को, कि वो पैसा ओरिजिनेट कहाँ से हुआ था यही पता नहीं चलेगा। ये कह रहा है कि द मनी इंड्यूस्ड into the financial system is layered. How it is layered? It is spread out into several transactions within financial system with a view to cancel the origin or original identity of the money and to make like this. अब इसमें लेयरिंग में क्या होता है, हम क्या करेंगे, उन 5 से बोलेंगे कि तुम उस सब पैसे को निकालो, उस पैसे के निकाल करके मतलब उस कंपनी में लगा दो, उस कंपनी से निकाल करके उस कंपनी
में लगा दो, और फिर वहां कहेंगे कि जैसे मान लीजिए इस पैसे को तुम दिल्ली में पैसा निकाल दो और उस कैश को निकालकर किसी और व्यक्ति को दे दो। कोई और व्यक्ति मतलब कैश वहां से निकल गया, बैंक अकाउंट खत्म हो गया, कैश निकला तो गया कहाँ, और किसी और अननोन व्यक्ति के हाथ में चला गया। फिर फाइनली क्या होता है, इस तरह से लेयरिंग के स्टेज में ला करके उस पैसे को इतना घुमाया जाता है उसका सोर्स का पता ही नहीं चलता है। इसको हम लेयरिंग स्टेज कहते हैं। अब एक दूसरा ट्रांजेक्शन तुम देख रहे हो। अब हमने क्या किया, लेयरिंग का मतलब बैंक में क्या किया, किसी बैंक में हमने ट्रांसफर किया, किसी को वायर ट्रांसफर किया, किसी को लोन दे दिया, किसी को पेमेंट कर दिया, मतलब इस मनी को पूरी तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, किसी को पता ही नहीं चले। तो प्लेसमेंट हो गया, लेयरिंग हो गया। अब मुझे पैसा चाहिए, क्योंकि भाई अगर 1 करोड़ मैं कमाया हूं तो प्लेसमेंट और लेयरिंग क्यों कर रहा हूं, ताकि मेरे पास पैसा घूम करके आए। अब पैसा आएगा कहाँ से, अब उस पैसे को मैं बोलूंगा लेयरिंग करने के बाद अब ये पैसा मुझे दो। अब क्या करूंगा कि जैसे मान लीजिए फ्लैट है, अब इस फ्लैट का दाम कितना है, अब इस फ्लैट का दाम 1 करोड़ रुपया है। अब कितना है, 1 करोड़ है, लेकिन मैं क्या करूंगा, अब मैं कहूंगा कि इसका 25 लाख ही दाम है। अब इसकी रजिस्ट्री में 25 लाख कराऊंगा और इसको मैं पैसा कितना दूंगा, 1 करोड़ दूंगा, 75 लाख क्या करूंगा, ब्लैक मनी में दे दूंगा। अब इस तरह के निकल करके आ गया, ये हो गया तुम्हारा, अब घर बन गया, डॉक्यूमेंट में कितना हुआ 25 का, और रियल में कितना है 1 करोड़ का है। ये पैसा हमारे पास वापस आ गया, और इस पैसे को हम धीरे धीरे इसी से सारा सामान अपना खरीदते जाएंगे और सो इधर उधर करते जाएंगे। यही है, प्लेसमेंट है, लेयरिंग है और इंटीग्रेशन है। इसी तीनों बात को आप उस रिपोर्ट 18वीं रिपोर्ट में भी कही गई है, आरिफ खान के केस में भी कही गई, और बी रामाराजू के केस में भी कही गई है। तो चाहे कुछ भी लिखना है या मत लिखना भाई, लेकिन बी रामाराजू का केस लिख देना। क्योंकि मैं देखा पिछली बार क्या किया था, एक स्टूडेंट ने कॉपी निकलवाया, उसने जबरदस्त लिखा था रेप पर, लेकिन अब क्या हुआ कि उसको मार्क्स मिले ही नहीं। अब हमसे ला करके चेक करा दिया कि सर क्यों मैंने मार्क्स नहीं मिले, ब्लेम लगाने शुरू कर दिया इधर उधर। तो हमने देखा लिखा था सब कुछ परफेक्ट, लेकिन एक केस है तुकाराम वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का, खैर लिखने की जरूरत भी नहीं थी उसकी, फिर भी टीचर क्या किया होगा, उसी को सर्च किया होगा, वो मिला ही नहीं होगा, नंबर इधर का उधर हो जाता है। तो कुछ चीजें इसमें तुम लोग फॉलो कर लेना, बाकी चीजें थोड़ा सा और पढ़ा देता हूँ, 5 मिनट और पढ़ाऊंगा, रुक जाओ, ठीक है। तो प्रोसेस ऑफ मनी इसको पढ़ लेना, क्वेश्चन हमेशा आता है। अब प्रिजम्पशन के रिगार्डिंग क्या पॉइंट है, प्रिजम्पशन और प्रोविजन दोनों में डिफरेंस क्या है, इस पॉइंट को भी डिस्कस कर लेना। मनी लॉन्ड्रिंग इज a threat to financial system of countries and to their integrity and sovereignty। ये बात मैं शुरू में ही लिखा था कि इस लॉ की नीड क्या है, ये कौन ऑब्जेक्ट क्या कैसे आया है। तो हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट जब लिखा था शुरू में, मैं एक लिखा होगा ऑब्जेक्ट लिखा था इसका, उस ऑब्जेक्ट में भी मैंने इसको डिस्कस किया था कि होगा कहीं, थोड़ा टाइम लग जाएगा सर्च करने में। तो हमारे कहने का मतलब है इस केस का भी नाम लिख देना, जो भी केस लिखा हूं इस केस का भी नाम लिख देना कि इस केस में भी ये बात कही गई थी कि मनी लॉन्ड्रिंग क्या है, ये थ्रेट है, किसके लिए थ्रेट है, ए फाइनेंशियल सिस्टम ऑफ कंट्रीज होल वर्ल्ड, दुनिया के कोई भी देश हो, अगर एक जगह मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है तो दूसरा देश उससे अफेक्टेड होगा। क्यों अफेक्टेड होगा, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे जो मैटर चल रहा था 142वें पेज पे था ना, अरे यार तुम लोग को पढ़ा रहे हो कि डर कर रहे हो। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे मान लीजिए कि पैसा इंडिया में है, इंडिया से स्विट्जरलैंड चला गया, स्विट्जरलैंड से जाकर कई देशों में हमने उसको लेयरिंग किया, पूरे वर्ल्ड में उसको घुमा दिया। फिर अगर पैसा एक देश से दूसरे देश जा रहा है तो दूसरा देश ऑफकोर्स अफेक्ट होगा। तो यही कह रहा है, इस केस में सबसे खूबसूरत चीज ये है कि इस केस में कहा गया था यह मनी लॉन्ड्रिंग सिर्फ एक कंट्री के लिए नहीं, दुनिया के सारे देशों के फाइनेंशियल सिस्टम के लिए खतरा है, और साथ ही साथ देश के इंटीग्रिटी और सॉवरेनिटी के लिए भी खतरा है। क्योंकि ब्लैक मनी रहेगा आपके पास तो आप आतंकवादियों को सप्लाई कर दोगे, कुछ भी कर दोगे, तो ये बात आपको ध्यान रखना होगा। फिर कहा गया था कि इसका ऑब्जेक्ट क्या है, आप शुरू में भी डिस्कस किया गया था। मेन चीज है ऑब्जेक्ट वही है कि इस प्रोसीड्स ऑफ द क्राइम, क्रिमिनल एक्टिविटी को रोकना है। और अभी सुप्रीम कोर्ट में क्या है, तो सुप्रीम कोर्ट में मैटर पेंडिंग है। अब हम कह सकते हैं कि जब सुप्रीम कोर्ट में जब जजमेंट आएगा तब जाकर के डिसाइड होगा, फाइनल डिसाइड होगा कि क्या सेक्शन 8 कॉन्स्टिट्यूशनल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, सब कुछ वहां पे डिसाइड होगा। लेकिन फिलहाल जो भी हमारा जजमेंट था बी रामाराजू का, यही हमारा जजमेंट था, और
आई होप दैट आप लोगों को सारी बातें समझ में आ गई होगी, और नहीं भी समझ में आ गई होगी तो इसको पढ़ लेना। और अगले क्लास में हम पढ़ाएंगे आपको प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग में पहला यूनिट स्टार्ट करेंगे जो कि इंट्रोडक्शन है। ठीक ना? बाकी किसी को कुछ पूछना है तो भाई